गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के ई लेक्चर की सीरीज में हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। बिजनेस और प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है, साथ ही इस हेड के बेसिक प्रोविजंस क्या क्या है। बेसिक प्रोविजंस में हमने देखा था कि कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहिए, साथ ही प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, सिंगल ट्रांजैक्शन के केस में क्या होगा, कौन कौन किन किन एंटिटीज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, किन एंटिटीज के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम आगे चलते हुए आज स्टार्ट करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल होंगी। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं दी गई है, ये नहीं बताया गया है कि सिंपली ये सारी इनकम इस हेड में आके टैक्सेबल हो जाएंगी। फिर भी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें जनरल जो इनकम्स होती हैं, जनरल जो ट्रांजेक्शन से इनकम हो रही है, वो इनकम्स यहाँ बताई गई हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होंगी। तो इसमें हम देखते हैं, द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें सबसे पहले आता है द प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, उससे कोई भी जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा प्रॉफिट इसी हेड में टैक्सेबल होगा। जिसमें हो सकता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मान सकते हैं हम, माल की बिक्री से आई। अगर आप कोई भी क्रय विक्रय कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप जिसकी खरीद कर रहे हो, बेच रहे हो, जिसको क्रय विक्रय कर रहे हो, परचेज सेल कर रहे हो, तो उसको व्यापारिक आय, ट्रेडिंग इनकम मानी जाएगी। और ऐसी इनकम हर केस में, हर सिचुएशन में इसी हेड में टैक्सेबल होगी। दूसरी हो सकती है इनकम फ्रॉम कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज। जैसे कई एजेंट होते हैं जो माल का विक्रय करवाने के लिए अपना कमीशन लेते हैं, कोई ब्रोकरेज लेते हैं, तो वो इसकी सहायक क्रियाएं मानी जाएंगी। व्यापार की जो भी ये सारी जो भी क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं मानी जाएगी। तो इन सहायक क्रियाओं से भी किसी को अगर इनकम होती है, तो वो इनकम भी इसी हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि इनकम ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न में लगा हुआ है, मान लीजिए किसी ने होटल खोल रखा है, होटल, सिनेमाघर या हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जो प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है किसी ओनर के हैं, तो उससे भी अगर किसी उसको इनकम हो रही है, तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। और प्रोफेशनल इनकम तो है ही, जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ग्राहकों को एडवाइस करते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी उनको एडवाइस चाहिए तो एडवाइस करते हैं, इसके बदले वो फीस लेते हैं उनसे। तो वो फीस जो उनकी इनकम जो हो रही है, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही टैक्सेबल होगी। दूसरा पॉइंट है, ये सही बताया गया है सेक्शन 28 के सबसेक्शन 1 में। नेक्स्ट चलते हैं, कंपनसेशन रिसीव्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। ये बताया गया सेक्शन 28 के सबसेक्शन 2 में। विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रबंध का अनुबंध समाप्त करने या एजेंसी की समाप्ति पर, या व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो जाए उसका, बिजनेस को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, या फिर उसने कोई एजेंसी बना रखी है, तो उसकी समाप्ति पर या किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, क्या कंपनसेशन प्राप्त होता है, तो उसे व्यवसाय की आय ही माना जाता है। और उसे व्यवसाय की आय मानते हुए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही टैक्सेबल किया जाता है। इसमें वैसे तो जो कंपनसेशन जो इनकम है, इसका नेचर कैपिटल नेचर होता है और कैपिटल हेड में जानी चाहिए, लेकिन कुछ अभी लॉ में कुछ चेंजेस किए गए हैं, बजट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं 19-20 से। उससे अगर कोई किसी को कंपनसेशन रिसीव होता है, चाहे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैपिटल नेचर का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी अगर किसी भी नाम से उसको रिसीव हो रहा है, तो ऐसे कंपनसेशन को क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही माना जाएगा। अगर वो कंपनसेशन रिसीव होता है, the termination and the modification of terms and condition of any contract related to the business shall be taxable as business income। इस कनेक्शन में कोई अगर उसको कंपनसेशन रिसीव होता है गवर्नमेंट से या किसी से, तो ऐसे कंपनसेशन को बिजनेस इनकम मानते हुए इसी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब हम देखते हैं ऐसे अमाउंट को या ऐसे नेचर को, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ऐसे इनकम का नेचर कैपिटल नेचर है, लेकिन कुछ लॉ में ही ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन लाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी को कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है, तो वो कंपनसेशन
कोई सर्कमस्टेंसेस मैंने बताई हैं, उन सिचुएशंस में अगर उसको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है तो वो कंपनसेशन बिजनेस की इनकम ही माना जाएगा। जैसे किसी कंपनी के साथ प्रबंध का अनुबंध जो है, उन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए, कोई एजेंसी को समाप्त करने के लिए, अगर उसके बिजनेस का कोई नेशनलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, या फिर अपने बिजनेस की कोई टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए किसी के कहने पर, तो उससे रिलेटेड कोई उसको कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन इसी हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है किसी प्रोडक्ट का तो उसको इंपोर्ट लाइसेंस भी मिल जाता है, वो इंपोर्ट भी करवा सकता है। तो अगर वो ऐसे लाइसेंस को किसी पैसे के बदले, किसी अमाउंट के बदले, कंसिडरेशन के बदले किसी को बेचता है तो वो उससे होने वाली इनकम भी क्या मानी जाएगी, इसी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और इसी हेड में टैक्सेबल होगी। एक है कैश सब्सिडी। कैश सब्सिडी से नगद सहायता बोलते हैं। यदि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य संस्था से किसी करदाता को निर्यात को प्रोत्साहन के लिए, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कोई सहायता दी जाती है, नगद में भी दी जा सकती है वो सहायता, तो अगर ऐसी कोई सब्सिडी उसको दी जाती है एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो कैश सब्सिडी भी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और इसी हेड में आएगी। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम एंड एक्साइज। तटकर तथा उत्पादन कर की वापसी। यदि किसी टैक्स पेयर ने अपने उत्पादन या आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में कोई एक्साइज, कोई कस्टम ड्यूटी चुकाई थी और उसको एक्सपेंसेस में भी उसने छूट ले ली, लेकिन बाद में उसको यही अमाउंट वापस रिकवर हो जाता है। रिकवर इन द सेंस, जैसे कई गवर्नमेंट ने भी बता रखे हैं, जैसे पहले तो कोई टैक्सेस एक्सपोर्ट को वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे कि तो फॉरेन हमारे पास जो भी फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आएगी। तो इस वजह से कई जगह ये होता है कि जैसे टैक्सेस का पेमेंट तो एक बार कर दिया जाता है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसके द्वारा, इंपोर्ट कर रहा है उसके द्वारा, बाद में गवर्नमेंट उनको वो वापस रिएम्बर्स कर देती है। तो अगर उसने एक्सपेंसेस के रूप में छूट ले ली पहले, तो जब भी उसको रिएम्बर्स होगा वो अमाउंट, तो वो बिजनेस इनकम मानते हुए टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब प्रोविजन बताए गए हैं सेक्शन 28 के सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रोक्यूजिट whether convertible into money or note arising from business or the exercise of the profession। सेक्शन 28 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई गैर मौद्रिक आय, गैर मौद्रिक आय किसको बोल सकते हैं, नॉन मॉनेटरी इनकम भी अगर व्यवसाय कोई मिलती है तो वो भी इन बिजनेस की, व्यवसाय की इनकम मानी जाएगी। मान लीजिए यदि किसी व्यवसाय या पैसे में व्यापारिक संबंधों के आधार पर कोई उपहार मिलता है तो उसे भी व्यापार की आय माना जाएगा। मान लीजिए किसी भी, मान डॉक्टर है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो अपनी जो भी उसके क्लाइंट है उसको अच्छी सेवाएं दे रहा है, उनकी सेवाओं से खुश होकर उसने क्या किया, कोई कार गिफ्ट कर दी, या फिर मान लीजिए कोई एलसीडी गिफ्ट कर दी, तो उसका मार्केट मूल्य देख के उसको उस बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस के रिलेशन की वजह से उसको मिला है, पर्सनल रिलेशन की वजह से नहीं मिला, उसको बिजनेस के रिलेशन की वजह से अगर कोई इनकम, कोई भी उपहार मिल रहा है, कोई भी नॉन मॉनेटरी कोई इनकम मिल रही है, कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, तो वो गिफ्ट भी बिजनेस की इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस को अगर उसने कोई, किसी ने टारगेट दिए थे, किसी कंपनी ने, कोई इंश्योरेंस कंपनी ने या किसी ने भी कोई टारगेट दिए, वो टारगेट पूरे करने पर भी मान लीजिए उसको कोई कार गिफ्ट कर दी, तो उनका जो भी मूल्य होगा, जो भी प्राइस होगी उनकी, वो प्राइस इस बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और बिजनेस हेड में ही टैक्सेबल होगी। परंतु यदि कोई गिफ्ट, ये ध्यान रखना आपको, ये आगे भी चैप्टर्स में आ जाएंगे, यदि किसी को गिफ्ट पर्सनल रिलेशन के आधार पर मिला हो और 50,000 से कम होता है वो उसका अमाउंट, तो वो इनकम नहीं माना जाता है। ये हम अदर सोर्सेज के इनकम में और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, commission and remuneration due to or received by a partner from a firm। सेक्शन 28 का सबसेक्शन 5। अगर साझेदारों को फर्म से कोई वेतन मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है या कोई रेमुनरेशन मिलता है अपने फर्म से, तो ऐसी जो भी ये जो भी उसको इनकम मिल रही है वो सारी इनकम बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और इसके पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, बशर्ते कि जो ये पेमेंट कर रहा है फर्म, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन का, इन सब का उसने एक्सपेंसेस के रूप में फर्म को डिडक्शन मिला हो। अगर एक्सपेंसेस के रूप में डिडक्शन नहीं मिला हो तब तो उसकी इनकम नहीं मानेंगे। तो यदि को साझेदारी संस्था द्वारा, फर्म द्वारा
कर निर्धारण करते समय साझेदारों को दिए गए वेतन, कमीशन, बोनस, ब्याज के व्यय के रूप में कटौती मिली है तो साझेदारों को ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय की आय मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम के रूप में ही टैक्सेबल होगी। परंतु जिस सीमा तक साझेदारी संस्था को इस प्रकार के भुगतान की कटौती नहीं मिलती है, उस सीमा तक वेतन, बोनस एवं ब्याज की प्राप्ति साझेदारों की आय नहीं मानी जाएगी। सिंपली आपको ये समझना है कि फर्म का अलग अस्तित्व होता है और पार्टनर का अलग होता है। अगर फर्म अपने पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट वगैरह, कमीशन वगैरह पेमेंट कर रही है और उन एक्सपेंसेस का फर्म को डिडक्शन मिल रहा है, तो वो जो भी उसने पेमेंट किए हैं वो पार्टनर के हैंड में इनकम माने जाएंगे और वो भी बिजनेस इनकम माने जाएंगे और पार्टनर के हैंड में बिजनेस इनकम मानते हुए इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है any sum received for not carrying out any activity in relation to any business or not to share any know-how, patent, copyright, trademark etc. सेक्शन 28 का सबसेक्शन है 5A। ये कहता है कि प्रतिस्पर्धा न करने के बदले कोई इनकम प्राप्त होती है आपको, तो ऐसी इनकम की भी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो आयकर अधिनियम जो हमारा है 1961, इसमें विशेष प्रोविजन रखे गए हैं कि यदि कोई टैक्स पेयर किसी व्यवसाय की क्रिया नहीं करने, कोई बिजनेस नहीं करने, उसको दूसरे बिजनेस ने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई कई बार क्या होता है सेम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं और सेम ही एरिया में कोई दो जने कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है कि अगर आप यहाँ पे ये व्यवसायिक क्रिया नहीं करोगे, इस प्रोडक्ट की सेल परचेज नहीं करोगे, तो मैं आपको कुछ अमाउंट का पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे केस में भी अगर कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं करने, तकनीकी ज्ञान का लाभ न लेने अथवा किसी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक अधिकार का प्रयोग न करने का अनुबंध करने के बदले कोई राशि प्राप्त करता है, तो उसे भी व्यवसाय में पैसे की आय ही माना जाएगा। अगर कोई कहता है कि आप इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी इस एरिया में नहीं चलाओगे या फिर आप इस ट्रेडमार्क का, इस पेटेंट का, कॉपीराइट का इसका यूज नहीं करोगे, इसके बदले वो क्या करता है, कुछ अमाउंट पेमेंट करता है, तो जिसको ये अमाउंट रिसीव हो रहा है, जिसके हैंड में ये रिसीव है, तो उसकी वो इनकम बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और इस साइड में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट फ्रॉम की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 28 का सबसेक्शन है 6। अगर महत्वपूर्ण जो कर्मचारी हैं किसी बिजनेस के, उसके लिए उन्होंने कोई बीमा करवा रखा है, तो उसका पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस से ही उसका पेमेंट जा रहा है और उसका एक्सपेंसेस का भी रिडक्शन मिल रहा है, तो इस केस में जब भी उस पॉलिसी से जो भी अमाउंट मिलेगा बोनस सहित, वो इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यदि किसी व्यवसायी ने अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों के जीवन पर, जिनका की मैन मान कहा जाता है, पॉलिसी ली है और ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम व्यवसाय द्वारा चुकाया जाता है, तो ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि बोनस सहित बिजनेस की इनकम ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। या वैसे कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ, वो तो अलग है ही, साथ ही उसको उस इनकम के ऊपर टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर कोई इलीगल बिजनेस से किसी की टैक्स पेयर की कोई इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर विल बी टैक्सेबल इफ रिसीव्ड लेटर। अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जो प्रीवियस ईयर्स में आपको एज ए एक्सपेंसेस डिडक्शन उसका अलाउ हो चुका है, अगर किसी खर्चा आपको एज ए डिडक्शन अलाउ हो चुका है जब भी आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करी, लेकिन बाद में वही अमाउंट आपको वापस रिसीव होता है, तो ऐसे अमाउंट को वैसा अमाउंट भी बिजनेस की इनकम माना जाएगा और वो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय किसी व्यय की कटौती मिल चुकी है और यह ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस की राशि पुनः प्राप्त हो जाती है, तो जिस गत वर्ष में वो राशि प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना है, जिस प्रीवियस ईयर में वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम बिजनेस इनकम मानते हुए इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से कोई इनकम होती है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से कोई आय होती है, तो वो भी बिजनेस की इनकम मानी जाती है। मान लीजिए हमने आयात करते टाइम कुछ माल का जो आयात करते टाइम माल मंगवा रहे हैं हमको दूसरी कंट्री से, तो उस केस में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट
में चेंजेस होने की वजह से, कोई अगर पेमेंट कम करना पड़ रहा है या फिर हमने एक्सपोर्ट किया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से हमें ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो वो सब जो इनकम हो रही है इसकी वजह से, वो सब इनकम क्या मानी जाएगी, हमारे बिजनेस की इनकम ही मानी जाएगी। और यदि कोई हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी का हमें इस एक्सचेंज रेट की वजह से कोई कम भुगतान करना पड़ रहा है, ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, वो उस संपत्ति की, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी डूबत ऋण। अगर पहले हमें डूबत ऋण हो गए थे, किसी से पेमेंट लेना था, उससे पेमेंट हमें रिकवर नहीं हुआ, हमने डूबत ऋण उसको मान लिया है और एज एक्सपेंसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको ट्रीट कर लिया है और अलाउ कर दिया है ऐसे खर्चे को, और बाद में वो अमाउंट अगर हमें रिकवर हो जाता है, बैड डेट्स रिकवर हो जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो जिस प्रीवियस ईयर में वो रिकवर होगा अमाउंट, उसी प्रीवियस ईयर में बिजनेस की इनकम मानते हुए टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें दो केस हो सकते हैं, मान लीजिए वो बिजनेस ही बंद कर दिया गया हो। अगर बिजनेस बंद कर दिया गया हो तो भी अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, बैड डेट्स रिकवरी हो रही है, बिजनेस के टाइम हुई थी बैड डेट्स, उसकी रिकवरी अब हो रही है, तो वो अमाउंट भी बिजनेस इनकम मानते हुए टैक्सेबल होगा। अगर किसी उत्तराधिकारी ने वो बिजनेस ले लिया है, उत्तराधिकारी के रूप में उसको प्राप्त हुआ है, तो बैड डेट्स तो पहले हो चुकी थी और रिकवरी उत्तराधिकारी को हो रही है, तो भी ऐसी इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर किसी ने किसी बिजनेस को क्रैक किया और क्रैक करने के बाद बैड डेट्स रिकवरी हो रही है, बैड डेट्स तो पहले हो चुका था लेकिन रिकवरी बाद में हो रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑनर ही चेंज हो रहा है और ये बातें पहले की थी, पहले की इनकम है, तो उस केस में जो क्रेता है उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। यदि करदाता ने कोई व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति से क्रय किया हो एवं ऐसे अन्य व्यक्ति से व्यवसाय क्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति को कोई डूबत राशि व्यय के रूप में स्वीकृत हो गई थी, पहले वाले उसी को ही हो गई थी जिसने सेल किया है, सेलर को ही डूबत ऋण की कोई बैड डेट्स के नाम से उसने एक्सपेंसेस अलाउड कर लिए थे, तो व्यवसाय के क्रेता को द्वारा वसूल की गई डूबत राशि कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि ओनर चेंज हो गया, वो पहले की कोई उसको पिछले उसको सेलर को एज ए एक्सपेंसेस अलाउड हुआ था, तो क्योंकि इसको अलाउ नहीं हुआ है, इसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, क्रेता के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। उत्तराधिकारी के केस में क्या हो रहा है, वो बिजनेस परचेज नहीं कर रहा, उसको तो उत्तराधिकार में वो बिजनेस मिल रहा है, तो जैसे बिजनेस था वो वैसे की वैसे मिल रहा है, तो पुराने अगर कोई खर्चे अलाउ हुए हैं बाद में रिकवर हो रहे हैं तो वो उसी की इनकम माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से राशि। अगर वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई संपत्ति जिस वर्ष में क्रय की जाती है और उस वर्ष में ही उस संपत्ति में किए गए विनियोग का 100% आपको छूट उसी वर्ष में मिल जाती है जिस वर्ष में उसको प्रथम बार यूज करते हैं, तो अगर 100% छूट मिल गई उसके पूरे संपत्ति के अमाउंट की, क्रय के अमाउंट की, कॉस्ट प्राइस की, तो जब भी आप उस असेट्स को बेचोगे तो उससे जो भी सेल प्रोसीड मिलेगा जिस वर्ष में बेची जाएगी, तो उस संपत्ति के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण राशि को व्यवसाय की आय शीर्षक में ही कर योग्य माना जाएगा। कोई अगर ये इनकम टैक्स में प्रोविजन है, अगर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज से कोई एसेट्स परचेज की जाती है, तो जिस मूल्य पे, जिस कॉस्ट पे वो एसेट्स परचेज की गई है, तो वो पूरा अमाउंट 100% अमाउंट जिस ईयर में एसेट्स पहली बार यूज की जाएगी उसी वर्ष में डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाता है, 100% अमाउंट डिडक्शन के तौर पे आपको अलाउ हो जाता है। तो इसी प्रोविजन को आगे करते हुए इनकम टैक्स ने बताया कि अगर ऐसे एसेट्स को बेचा जाता है बाद में, तो उस एसेट से जिस अमाउंट में बेचा जा रहा है, जो भी सेल प्रोसीड आ रही है उस एसेट्स के बेचने से, तो वो अमाउंट भी पूरा उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में एसेट्स बेची गई है, क्योंकि 100% अलाउ हो रहा है डिडक्शन, तो 100% ही जब आपको उसको बेचोगे तो सेल प्रोसीड भी 100% ही उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा और बिजनेस की इनकम माना जाएगा उसको, ठीक है, उसको कैपिटल इनकम नहीं माना जाएगा, उसको बिजनेस की इनकम माना जाएगा, क्योंकि 100% एक साल में डिडक्शन एक्सपेंसेस के रूप में उसको अलाउड हुआ था, तो वो बिजनेस की इनकम ही माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट असेट्स और इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक। अगर कोई अपने प्राइवेट असेट्स को या इन्वेस्टमेंट को स्टॉक में चेंज कर देता है, निजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, तो यदि कोई करदाता अपनी किसी निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में चेंज कर रहा है, तो अपनी संपत्ति को स्टॉक में चेंज कर रहा है, वो कन्वर्जन तो क्या माना जाएगा, वो तो डील होगा हमारे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉस जो भी है आगे वाले हेड में, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टॉक में तो चेंज कर दिया, जब भी उस स्टॉक को बेचा जाएगा तब हमारे बिजनेस की इनकम होगी,
ठीक है। तो जब भी उस स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचा जाएगा तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो बिजनेस की इनकम माना जाएगा। इसमें लागत मूल्य क्या माना जाएगा? लागत मूल्य माना जाएगा जब स्टॉक में परिवर्तन किया गया था निजी संपत्ति का, तो उस दिन उसका मार्केट वैल्यू क्या थी। तो यदि कोई करदाता अपनी किसी निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में बदल देता है, तो जिस गत वर्ष में ऐसा किया गया है उस गत वर्ष में तो कोई आय नहीं मानी जाएगी, लेकिन जिस गत वर्ष में ऐसी स्टॉक को बदली गई संपत्ति को बाजार में बेचा जाता है, तो उस गत वर्ष में लागत मूल्य एवं स्टॉक में दिखाए गए मूल्य का अंतर पूंजीगत लाभ माना जाएगा, और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को लाभ के बराबर लाभ व्यापारिक लाभ माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक में दिखाए गए मूल्य और लागत मूल्य, ठीक है, स्टॉक में आपने जो मूल्य दिखा रखा है और जो कॉस्ट थी उसका डिफरेंस तो माना जाएगा कैपिटल गेन, और विक्रय मूल्य और स्टॉक में और विक्रय मूल्य के अंतर को माना जाएगा बिजनेस इनकम। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी असेट्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास अलमारी है, कोई आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी निजी अलमारी है उसको आपने स्टॉक में चेंज कर दिया। तो जब स्टॉक में चेंज किया तो स्टॉक के लिए बोला जा रहा है कि निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर चेंज किया जा रहा है। तो मान लीजिए आपने किसी अलमारी को 10,000 रुपीज में के अमाउंट के बदले में उसको अपनी निजी संपत्ति को स्टॉक का में चेंज कर दिया। ये उसकी क्या मान ली जाएगी? कॉस्ट प्राइस मान ली जाएगी। जिस ईयर में ये चेंज किया गया है निजी संपत्ति को स्टॉक में, उस ईयर में तो कुछ नहीं होगा। जब भी उस स्टॉक को बेचा जाएगा, जब बेचा जाएगा उस केस में क्या होगा? उस केस में दो ट्रांजेक्शन होंगे। एक तो होगा कि इसका लागत मूल्य कितना है फर्नीचर का लागत मूल्य है हमारा 10,000। लागत मूल्य ये नहीं, लागत मूल्य से ज्यादा पे बेचा गया, इसको चेंज किया गया है ना हमारे। इसकी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिखाया गया मूल्य तो हमारा 10,000, और उस फर्नीचर का लागत मूल्य था 9,000। तो 9,000 और 10,000 का जो डिफरेंस है 1,000, वो तो माना जाएगा कैपिटल गेन, क्योंकि किसी निजी संपत्ति को हमने स्टॉक में चेंज किया था, कन्वर्जन किया था। कन्वर्जन के ईयर में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी इनकम का ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। जब भी आप स्टॉक को बेचोगे तो जो बुक्स में वैल्यू दिखाई गई है, वो बुक्स में ये वैल्यू दिखाई गई है, और जो उसका लागत मूल्य है, तो इन दोनों के डिफरेंस को तो माना जाएगा कैपिटल गेन। और दूसरा चीज है सेल वैल्यू इसी अलमारी को बाहर मार्केट में बेचा गया है 12,000 में, तो सेल वैल्यू और जो बुक्स में दिखाई गई वैल्यू, बुक्स में कितनी वैल्यू दिखा रहे हैं अपन 10,000, तो 12,000 और 10,000 का डिफरेंस माना जाएगा व्यापारिक लाभ, और बिजनेस की इनकम मानते हुए वो इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इसको हम आगे भी एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई अपने प्राइवेट असेट्स या इन्वेस्टमेंट को स्टॉक में चेंज करता है, तो जिस ईयर में कन्वर्जन हो रहा है उस ईयर में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई उसको इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस ईयर में इस स्टॉक को बेचा जा रहा है, तो जो बुक्स में दिखाया गया मूल्य है और लागत मूल्य है, उसके डिफरेंस को तो माना जाएगा कैपिटल गेन, और जो बुक्स में दिखाए गए मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस को माना जाएगा व्यापारिक लाभ। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस स्टॉक इनटू कैपिटल असेट्स। अगर आप बिजनेस के स्टॉक को ही कैपिटल असेट्स में चेंज करते हो तब क्या होगा? स्टॉक का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन। यदि कोई करदाता अपने स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तन कर देता है, तो ऐसे परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक के उचित बाजार मूल्य को जिसे कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तन किया गया है वो व्यापारी की आय माना जाएगा, और व्यापार पैसे से आय शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा। बाद में जब ऐसे पूंजी संपत्ति को जिसे व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन किया गया था तो बेचा जाता है, तो उसके पूंजीगत लाभ की गणना की जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? अगर आप स्टॉक को चेंज कर रहे हो कैपिटल असेट्स में, तो मतलब आप ये मान के चलो कि आप स्टॉक उस दिन बेच रहे हो, तो बेचना मान रहे हैं तो वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। बिजनेस की इनकम कैसे ज्ञात की जाएगी? कॉस्ट तो हमारे पास है उस स्टॉक की, और उस दिन जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन की मार्केट वैल्यू उसकी सेल प्रोसीड मानी जाएगी, और डिफरेंस को बिजनेस की इनकम मान लिया जाएगा। ये हमारे कुछ इनकम्स बताए गए हैं जो कि सारे जो कि इनकम बिजनेस हेड की इनकम ही माने जाएंगे। इससे आगे हम कुछ स्पेसिफिक इनकम है, स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी को बिजनेस इनकम माना जाए, किसी को अदर हेड की इनकम माना जाएगा, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।